19 अक्टूबर 1978। दार्जिलिंग की उस रात को आज तक कोई नहीं भूल पाया। जलती हुई लकड़ियों की बदबू, भागती हुई परछाइयाँ और उस होटल के अंदर से आती एक आखिरी आवाज, मदद करो, कोई है? मेरा नाम है रामाकृष्ण दीक्षित और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। लोग कहते हैं आग ने सब कुछ खा लिया, पर उस आवाज का दर्द आज भी हवाओं में ताजा है। दार्जिलिंग, जहां सुबह की हल्की ठंड हवा और पहाड़ों से उतरता गहरा कोहरा इस शहर को एक सपने जैसा बना देता है, एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा। लेकिन शाम होते ही उन खंडरों में सब कुछ बदल जाता है। दिन के समय एकदम शांत दिखने वाला ये होटल रात के अंधेरों में जी उठता है। लोकल लोग कहते हैं अक्सर रात को यहाँ एक खाकी कलर की ड्रेस में एक आदमी घूमता दिखता है, कॉरिडोर में एक धीमी आवाज के साथ, मदद करो। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात किसी की मौत ऑफिशियली दर्ज नहीं हुई, लेकिन बचकर निकले लोग एक बात आज भी नहीं भूल पाते। एक सिक्योरिटी गार्ड जो दूसरों को बचाने अंदर गया तो और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पर शायद वक्त को यह मंजूर नहीं था। कहते हैं कि वो गार्ड आज भी वही है, उसी रात में फंसा हुआ, उसी आग में जलता हुआ आज भी मदद मांग रहा है। और अब सालों बाद राहुल और विक्रम जब उस होटल में कदम रखते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अब भी उस आदमी की अधूरी आखिरी रात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राहुल और विक्रम, दो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, अपनी दार्जिलिंग ट्रिप के आखिरी रात हाथ में एक एक बियर लिए फोन में आइटनरी चेक करते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे थे। राहुल ने विक्रम से कहा, यार एक आखिरी जगह रह गई है, हॉन्टेड प्लेस ऑफ दार्जिलिंग, माउंट एवरेस्ट होटल। उन्हें कहाँ पता था वो जगह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पजल और शायद आखिरी डर बनने वाला था। उनकी बातें सुनकर उनका ड्राइवर थापा रियर व्यू मिरर में से उनकी ओर ऐसे देखता है जैसे उसने भूत देख लिया। विक्रम हॉन्टेड प्लेस सुनते ही इग्नोर करता है। छोड़ना यार, लेट हो गया है, होटल चलते हैं ना सीधे। राहुल घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है, अबे 6:40, अगर अभी निकले ना तो 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते भाई, वो इतनी पुरानी बिल्डिंग है, हमें देखना तो जरूर चाहिए। विक्रम उसकी बात मान जाता है। चल ठीक है। दूर क्षितिज की तरफ उसकी नजर जाती है तो वो देखता है कि अंधेरा तेजी से उजाले को निकल रहा है। वो वापस अधूरी सी कोशिश करता है, भाई छोड़ना यार, वैसे भी हमने थोड़ी पी रखी है यार। राहुल उसकी तरफ सवालिया नजर से देखता है, डर रहा है ना तू डर रहा है ना तू। विक्रम खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, अबे चल ना, मैं नहीं डरता किसी से। और तुरंत ड्राइवर से कहता है, भैया एक काम करो, गाड़ी गांधी रोड पर ले लो। विक्रम के ये कहते ही कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूता हुआ निकल जाता है। उनका ड्राइवर थापा उन्हें दबी आवाज में कहता है, वो शाप जी, आपको नहीं पता, रात में वहाँ कोई नहीं जाता और आपका होटल बस 10 मिनट दूर है, मैं छोड़ देता हूँ। राहुल एटीट्यूड में हंसता है, कोई नहीं जाता तो क्या, हम नहीं जाएंगे? हम जाएंगे। थापा इस बात पर उन दोनों की तरफ फिर घूरता है जैसे वो सब जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। थापा उन्हें बताता है कि उस सड़क पर कभी शाम होने के बाद कोई नहीं जाता और आप अंदर जाने की बात कर रहे हैं। राहुल बोलता है, अरे वो हम देख लेंगे, आप ले चलो। थापा एक गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ देखता है और फिर एक फाइनल वार्निंग देता है, ओ ठीक है, लेकिन ध्यान रहे गेट के अंदर मत जाना साहब, समझ गए ना आप लोग? मैं आपको 500 मीटर दूर छोड़कर वहीं वेट करूंगा। दोनों खुश थे कि दार्जिलिंग ट्रिप कंप्लीट होने जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। कार एक सुनसान रास्ते पर आकर रुकती है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उन तक जैसे तैसे पहुंच रही थी। दोनों कार से उतरते हैं और जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़ते हैं विक्रम को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो जमीन से कोई करंट गुजरा। ड्राइवर उनको रास्ता बताता है
वो हिल पर सीधे सामने होटल है। थापा फिर अपनी बात दोहराता है, शाब कुछ भी हो उस गेट के अंदर मत जाना। दोनों आगे बढ़ते हैं। हर एक कदम के साथ उनको ऐसा लगता है जैसे किसी फ्रिज के अंदर जा रहे हो। ठंड बढ़ती जाती है, हवाएं इस कदर शांत थी जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। सन्नाटा भी कभी इतना डरावना हो सकता है, ये उन्हें आज पता चलता है। घड़ी में 8 बजे थे। बिल्डिंग के आसपास इस कदर खामोशी थी कि उन्हें अपने कदमों की आहट और दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। होटल की तरफ बढ़ता हर कदम उन्हें ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे वो किसी अलग डायमेंशन में आ गए हों। दूर दूर तक ना कोई इंसान, ना किसी जानवर की आवाज। दोनों उस वीरान पड़े खंडर के सामने पहुंचते हैं। राहुल का मुंह खुला रह जाता है। यार, ये तो ब्यूटी है भाई। विक्रम को सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वहां कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। और तभी उस खूब सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आती है। विक्रम एकदम से डर जाता है। सुना तूने? सुना? राहुल बोलता है, अबे होगा ना कोई जानवर, इतनी क्यों फटी हुई है तेरी? विक्रम अंदर नजर दौड़ाता है तो उसे लगता है जैसे सामने से कोई साया गुजरा। भाई, मुझे लगता है वो थापा सही कह रहा था। चल, देख लिया ना, अब चलते हैं। चल चल चल। राहुल बिल्डिंग देखते हुए ये बात कहता है। अबे भूत सब स्टोरीज होती है यार, तू स्ट्रक्चर देखना। इस चांदनी रात में बिल्डिंग किसी नए किले की तरह लग रही है यार। राहुल उस तरफ खिंचा चला जा रहा था। तभी एक तेज आवाज के साथ दशकों से बंद पड़ा लोहे का दरवाजा ऐसे खुल जाता है जैसे उसका किसी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया हो। राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है। वाह, ये कैसे हुआ? विक्रम डर के मारे कदम पीछे ले लेता है। भाई भाई भाई, अब हमें वापस चलना चाहिए। भाई राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गेट खुला देखकर विक्रम का गला सूख जाता है। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ तो चल रहा है, लेकिन राहुल को कैसे समझाए। राहुल विक्रम को बोलता हुआ आगे बढ़ता है, आजा यार, कोई भूत वूत नहीं है। विक्रम के दिमाग में थापा की बात गूंजती है, कुछ भी हो जाए गेट के अंदर मत जाना। लेकिन वो देखता है राहुल तब तक गेट क्रॉस कर चुका है। वो वहीं से उसे आवाज लगाता है, अबे बात तो सुन, थापा ने मना किया था, मत जा आगे। लेकिन तब तक राहुल अंदर जा चुका था। गेट के अंदर जाने के बाद राहुल के पैर अपने आप अंदर की तरफ खिंचते चले जा रहे थे। राहुल फोन की टॉर्च ऑन करता है। उसे लगता है जैसे कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा हो। राहुल मुड़कर देखता है। विक्रम कहीं दूर धीरे धीरे आ रहा है। राहुल, अबे थोड़ा जल्दी आना यार। राहुल धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता है। उसे नहीं पता था कि जिसे वो विक्रम समझ रहा है वो कोई और है। विक्रम तो अभी भी गेट के बाहर ही खड़ा है। राहुल को आवाजें लगा रहा है और उसका फोन ट्राई कर रहा है। अब राहुल उस होटल के इल्यूजन में पूरी तरह फंस चुका था। उसे अभी भी लग रहा था कि विक्रम कुछ कदम पीछे ही है। राहुल आने वाले खतरे से अनजान जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है, जोर से विक्रम को आवाज लगाता है, यार तू ये शैंडलर तो देख, अभी भी कितना खूबसूरत है, सही लग रहा है। अंदर जाते ही एक धीमी अजीब सी बदबू उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसे लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, दीवारें साफ, जैसे कभी आग लगी ही ना हो। राहुल को ये सब देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और जब इतनी देर बाद भी विक्रम उसे नहीं दिखाई देता तो पीछे मुड़कर आवाज लगाता है और तभी उसे एक परछाई अंधेरे के साथ उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यार थोड़ा तेज चलना। राहुल अभी भी उस अनजान साये को विक्रम ही समझ रहा है। अबे तू यहां आना, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख भाई, कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है। ये कहकर
जैसे ही वो पलटता है उसका भ्रम टूट जाता है। बिल्डिंग अब खंडर में बदल जाती है। जली हुई लकड़ी की बदबू दीवारों पर जले और रिसेप्शन से एक आहट सुनाई देती है। राहुल मनी मन सोचता है, यहां कुछ तो अलग है, शायद मुझे वापस चलना चाहिए यहां से। तभी उसे दिखाई देता है सामने अंधेरे के कोने से कोई उसे देख रहा है। उसकी नजर दो आंखों जैसी आकृति पर टिक जाती है। फोन की टॉर्च से देखने पर वहां कुछ नहीं दिखता। वो कंफ्यूजन के साथ विक्रम की तरफ पलटता है, लेकिन वहां विक्रम नहीं है। राहुल को डर महसूस होता है। एक तेज हवा का झोंका उसे चौंका देता है। उसे लगता है जैसे किसी ने धीमे से उसके कान में कहा हो, मदद करो। डर के मारे उसका फोन गिर जाता है। घबराहट में फोन उठाते हुए फोन की फ्लैशलाइट में उसे दिखते हैं दो जले हुए पैर। राहुल चीख पड़ता है, कौन है? विक्रम, तू है क्या? देख, मजाक मत कर। वो देखता है विक्रम ऊपर कॉरिडोर की तरफ जा रहा है। अबे वहां क्या कर रहा है? चल यहां से चलते हैं। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सुन रहा है ना तू? नीचे आ जा। विक्रम की तरफ से कोई आवाज नहीं आती और अब उसका थूक सूखने लगता है। ये सब देखने के बाद उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। चाल की रोशनी में कॉरिडोर में खड़ा विक्रम अचानक एक काले साए की तरह लगने लगता है, जो बिना हिले डुले उसे लगातार घूर रहा है। राहुल उसके बिहेवियर में बदलाव देखकर अजीब महसूस करता है और अब विक्रम धीरे धीरे उस कॉरिडोर से अंदर की तरफ जाते हुए गायब हो जाता है। राहुल का डर बढ़ता जा रहा है। वो विक्रम का नंबर डायल करता है, नो नेटवर्क। वो हड़बड़ी में हाथ हवा में हिलाकर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से कॉल कनेक्ट हो जाती है। राहुल, अबे वापस आना, कहाँ अंदर जा रहा है? वापस आ नीचे। लेकिन जो राहुल सुनता है उसका गला सूख जाता है और जमीन से हिलना बंद हो जाता है। सांसें तेज हो जाती है। विक्रम फोन पर बोलता है, भाई मैं तो तब से गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, तू ही बिना सुने पता नहीं कहाँ अंदर चला गया, जल्दी आजा, बाहर चले भाई। राहुल तुरंत फोन कान से हटा देता है और देखता है विक्रम सामने खड़ा है। राहुल को समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ। चुपचाप सामने खड़े विक्रम को देखता रहता है और उधर कॉल पर विक्रम की आवाज आ रही होती है, हेलो हेलो भाई, आजा यार बाहर। फोन जैसे ही सामने लाता है कॉल कट हो जाती और अब सामने खड़ा विक्रम वो भी गायब हो चुका है और उसकी जगह दो चमगादड़ आंखें अंधेरे से उसे घूर रही हैं। वो आंखें धीरे धीरे एक साए में बदल जाती हैं। राहुल अब अपने कदम पीछे बढ़ाता है। अब उसे यकीन हो चुका था ये जगह वैसी नहीं है जैसी वो समझ रहा था। वो भागना शुरू करता है। सीढ़ियों से कुछ दूर उसे एक ठंडा हाथ अपने पैरों को छूता हुआ महसूस होता है। वो लड़खड़ाता है। उस जैसे तैसे सीढ़ियों के पास पहुंचता है। हांफते हुए पीछे देखता है, सांस फूल रही है, गला सूख गया है। अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है लेकिन बोतल खाली। और तभी पीछे से एक पुरानी बोतल उसके सामने आती है, एक खुरदुरी आवाज में, लो पानी पी लो। राहुल आवाज सुनकर सख्त हो जाता है। मुड़कर देखता है, एक बूढ़ा आदमी खाकी यूनिफॉर्म में जिसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। राहुल बोतल पकड़ते हुए पूछता है, हाँ आप कौन? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। फिर कहता है, लो पी लो। डर और प्यास से उसका गला इतना सूख गया था कि वो देख ही नहीं पाता कि बोतल में पानी है या कुछ और। पहला घूंट लेते ही उसे अजीब सा टेस्ट महसूस होता है। फोन की टॉर्च बोतल पर डालता है और उसका घूंट वहीं गले में अटक जाता है। अपने हाथ में खून भरी बोतल देखकर राहुल उल्टी करने लगता है। सामने देखता है, उस गार्ड के कपड़े धीरे धीरे लाल होने लगते हैं। राहुल उस आदमी से दूर भागता है। तभी कॉरिडोर से एक तेज लाल रोशनी उसकी तरफ आती है। राहुल अब समझ गया था यहाँ से निकलना ही एक ऑप्शन है। वो दबे पाँव गेट की तरफ बढ़ता है। गार्ड उसे देखकर कहता है, मदद करो। राहुल समझ नहीं पाता क्या करे। लाल रोशनी
एक धड़कती आग में बदल जाती। कुछ दूर खड़े गार्ड के कपड़े भी चलने लगते। उसकी चीखें गूंज रही हैं, मदद करो, मदद करो। राहुल पैनिक में पर कुछ नहीं कर सकता। वो गेट की तरफ भागता है लेकिन गेट बंद है, जैसे सदियों पहले से बंद हो। पीछे से गार्ड की चीखें, मदद करो, मदद करो। राहुल उस विशाल दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाता है, विक्रम, विक्रम, विक्रम आग, विक्रम आग। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एकदम से विक्रम की आवाज आती है, क्या हुआ? मैं यही हूं। राहुल की आंख खुलती है। वो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, बगल में विक्रम बैठा है। वो बताता है, तू कल रात भागता हुआ आया और होटल के गेट पर बेहोश हो गया था। राहुल को सब याद आ जाता है। उसको अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है और वो वॉशरूम जाके देखता है। पीठ पर वैसे ही जला हुआ निशान जैसा उस गार्ड के शरीर पर था। धीरे धीरे वो निशान पूरे शरीर पर दिखने लगते हैं, दर्द और जलन के साथ। और एक रात वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो चिल्लाता है, आग, 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 आग लग रही है, आग लग रही है। और वो ये कहते हुए छत से नीचे कूद जाता है। लेकिन घर वालों का कहना था कि उसके शरीर पर कोई जले का निशान था ही नहीं और ना ही कभी वहां पे आग लगी थी। राहुल की कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन वो होटल की कहानी आज भी जिंदा है, उस कॉरिडोर के गार्ड के साथ। और वो आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगता है। तो अगर आप कभी वहां गए तो क्या उनकी मदद करेंगे?